हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर एमसीक्यू का ये सेट 6 है जिसमें हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इस सीरीज की अगर आपने 1 to 5 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज the software or application that you download for Windows will have dash file extension। विंडोज के लिए या कह लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर इज बी .exe। Which of the following computer language is used for artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है? आंसर इज बी प्रोलोग। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द टर्म AR stands for। आंसर इज सी ऑगमेंटेड रियलिटी। The Windows File System NTFS stands for। NTFS जो है ये विंडोज फाइल सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। करेक्ट आंसर इज डी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज। कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जानते हैं? आंसर इज बी सेल। यहाँ पे देखिए, कमांड इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को यूजर के द्वारा जिन्हें जो एंटर किए जाते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज सेल। कमांड क्या है? अ सिंगल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। PCs are considered as dash generation and contain microprocessors। PCs जो हैं ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है? तो आंसर क्या होगा? डी 4th जनरेशन। तो PC 4th जनरेशन के कंप्यूटर कंसीडर किए जाते हैं। To activate the menu bar of an application, which key will you press? किसी ओपन एप्लीकेशन के मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? सपोज आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो MS वर्ड में आपको कई सारे मेन्यू दिए जाते हैं, जैसे होम टैब या होम मेन्यू, इंसर्ट, व्यू एक्सेट्रा। तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए हम अल्ट की प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी अल्ट की नहीं दिया गया है। तो फिर आप किस और की मदद से मेन्यू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा सी F10। तो F10 जैसे ही आप प्रेस करते हैं किसी भी ओपन एप्लीकेशन का मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाता है। द कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन। कैश मेमोरी किसके बीच वर्क करती है? आंसर इज सी CPU एंड रैम। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक है यहाँ पे रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी देख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। When a new text document is created in MS Office 2016, the default text size of the document is। अगर आप Microsoft Office 2016 यूज कर रहे हैं, वहां पे आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट की बात होती है तो समझ जाइए कि हम वर्ड की बात कर रहे हैं, MS वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस आता है उसमें फॉन्ट का साइज या कह लीजिए टेक्स्ट का साइज डिफॉल्ट कितना होता है?
तो ये हमने आपको कई बार प्रैक्टिकल भी दिखाया है। 11 होता है डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का साइज, तो करेक्ट आंसर डी होगा 11 पॉइंट्स। टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट्स इन ईमेल विच फील्ड इज सुटेबल। ईमेल में रेसिपिएंट्स यानी कि रिसीवर की अगर आप आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हैं तो कौन सा फील्ड इनमें से सुटेबल होता है। तो रेसिपिएंट्स की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए हम BCC फील्ड का यूज करते हैं। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। फ्रॉम में किसका ईमेल आईडी होता है, सेंडर का ईमेल आईडी होता है। टू में किसका ईमेल आईडी होता है, प्राइमरी रिसीवर का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word? MS Word में हम maximum number of columns कितने insert कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा B 63। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप कितने रख सकते हैं, तो 63 होगा। और मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने रख सकते हैं, तो मिनिमम 1 होता है। What part of वेब पेज शुड द टाइटल टैग बी यूज्ड इन? वेब पेज के किस पार्ट में टाइटल टैग का यूज किया जाना चाहिए? आंसर इज सी द हेड। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करने का फंक्शन की क्या है? आंसर इज डी F12। The graphical representation of process और algorithm is called। Process और algorithm की graphical representation को क्या कहते हैं? Correct answer is D flow chart। Which among the following holds the first computer instructions available on boot up? इनमें से कौन सा कंप्यूटर बूटअप पर अवेलेबल फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है? आंसर इज बी रोम बायस। तो रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। बायस की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखिए बायस और रोम बायस, रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होल्ड करता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर पर रन होते हैं व्हेन सिस्टम इज पावर्ड ऑन और रीबूटेड। ये इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को चेक करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन slide control task for your presentation in MS PowerPoint? Correct answer is A task pane। task pane Microsoft PowerPoint में आपकी प्रेजेंटेशन के लिए सभी मेन स्लाइड के टास्क को कंट्रोल करता है। डैश प्रोवाइड्स एन इंटरफेस to which a client can send a request to perform an action। इनमें से कौन सा विकल्प एक हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर क्लाइंट कोई एक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है? आंसर इज डी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू विच अ क्लाइंट कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। Which of the following operating systems is used in PDAs designed for ease with touch screen based GUI? टच स्क्रीन बेस्ड GUI के साथ इजीली डिजाइन किए गए PDA में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आंसर इज बी पाम OS और यू कैन से पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिएगा
पाम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया गया है पीडीए के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट विथ अ टच स्क्रीन बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको GUI का भी फुल फॉर्म दिया गया है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। इट वॉज लाइट वेट, यूजर फ्रेंडली एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टाइलस और फिंगर इनपुट। तो पीडीए जो डिवाइस है ये बहुत ही लाइट वेट होता है, यूजर फ्रेंडली होता है और देखने में भी बहुत स्टाइलिश दिखता है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम की फुल फॉर्म बताइए। करेक्ट आंसर इज डी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इन मॉडेम्स ए, B, C and D. Correct answer is B. A digital signal changes some characteristic of a carrier waves. मॉडेम में एक डिजिटल सिग्नल कैरियर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए तो मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होती है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर into analog signals to send over telephone lines। तो इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है? Then it converts incoming analog signals back to digital form। तो इसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। Which among the following is a text editor in Windows operating system? इनमें से कौन सा Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? आंसर इज ए, वर्डपैड। तो वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS एक्सेस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस है। एक्सेल स्प्रेडशीट है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम PPT क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? आंसर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक योर डेस्कटॉप? अगर आप अपने डेस्कटॉप को लॉक करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? आंसर इज सी, विंडो की प्लस L। तो विंडो की के साथ में अगर हम L प्रेस करते हैं तो हमारा डेस्कटॉप क्या होता है? लॉक हो जाता है। द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल प्रोवाइड्स प्रोटेक्टेड मेमोरी आर्किटेक्चर बेनिफिट। एप्पल के द्वारा प्रोवाइड इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड मेमोरी आर्किटेक्चर बेनिफिट प्रोवाइड करता है? आंसर इज डी, मैक OS X। तो ये एप्पल के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which of the following is a network of computers which are infected by malicious code and controlled by central controller? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो malicious कोड और कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल कंट्रोलर के द्वारा? तो आंसर होगा ए, रोबोट नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बोटनेट। तो बोटनेट और रोबोट नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इन्फेक्ट किया जाता है मिलिशियस कोड के द्वारा एंड कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल कंट्रोलर के द्वारा। अ यूनिक नंबर दैट इज असाइंड टू एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एक यूनिक नंबर जो इंटरनेट से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज डी, IP एड्रेस। What does CC denote in emails? मैंने कहा था ना कि BCC, CC इन सभी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर इज बी, कार्बन कॉपी। Which of the following is an operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर इज ए, डोस। तो डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कमांड लाइन यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर हमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है तो हम सारे कमांड वर्क को कमांड के थ्रू करते हैं, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, आप माउस का यूज नहीं कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग डैश की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर इज सी, F5। द फुल फॉर्म ऑफ AVI, अ टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट इज डैश। AVI की फुल फॉर्म बताइए जो एक फाइल फॉर्मेट का टाइप है। आंसर इज बी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। The actual function that helps you count cells that are not blank in the specified range is। इनमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन हम यूज करेंगे जब हमें सेल्स काउंट करना होता है जो सेल ब्लैंक नहीं है एक स्पेसिफिक रेंज के? तो इसके लिए फंक्शन यूज होता है काउंट ए और काउंटा। यहाँ पे देखिएगा, सभी फंक्शन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो काउंट ए फंक्शन का यूज एक्सेल में किया जाता है, काउंट्स द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक और नॉन एम्प्टी सेल्स इन गिवन रेंज। जो आपको एक रेंज दिया जाता है, इस रेंज में उन सेल्स को ये काउंट करता है जिन सेल में डेटा होता है। अगर कोई सेल ब्लैंक है तो उसे छोड़ देता है, उसे काउंट नहीं करता है। AVG, तो AVG कोई फंक्शन नहीं होता है एक्सेल में। इसके लिए अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो हम प्रॉपर स्पेलिंग, फुल स्पेलिंग लिखते हैं एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। काउंट फंक्शन क्या करता है? ये काउंट करता है ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेल्स, इग्नोर करता है टेक्स्ट को। अगर किसी रेंज में दिए गए सेल में टेक्स्ट डेटा है तो ये क्या करेगा? काउंट फंक्शन उसे इग्नोर कर देता है, केवल और केवल न्यूमेरिक एंट्रीज को, नंबर वाले एंट्रीज को ही काउंट करता है। तो ये याद रखिएगा। एंड लास्ट इज सम फंक्शन, ये ऐड करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को एक गिवन रेंज में। तो जितने भी अगर यहाँ पे सपोज हमें इन सभी का सम निकालना है, टोटल निकालना है इस सेल में, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे। Dash feature of Microsoft Excel can be used for grouping, filtering and summarizing large volumes of data। Excel का इनमें से कौन सा फीचर का यूज लार्ज वॉल्यूम में डेटा को ग्रुपिंग, फिल्टरिंग एंड समराइजिंग के लिए किया जाता है? तो इसके लिए यूज होता है पाइवोट टेबल्स। तो पाइवोट टेबल्स एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसकी मदद से हम लार्ज डेटा पे वर्क करते हैं, और हमें लार्ज डेटा पे अगर हमें ग्रुपिंग करना हो या फिल्टर करना हो या डेटा को समराइज करना हो तो पाइवोट टेबल्स की मदद से कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सर्च इंजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? आंसर इज डी, गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। Dash refers to the position of your website where the contents appear on the search engine's results page। Answer is B, ranking। रैंकिंग आपकी वेबसाइट की उस पोजीशन को रेफर करता है जहां उसकी कंटेंट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर डिस्प्ले होती है। तो ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, इन सभी वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग, तो रैंकिंग रेफर करता है टू द पोजीशन ऑफ योर वेबसाइट और कंटेंट ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। तो ये हमें हमारे वेबसाइट और यू कैन से कंटेंट का पोजीशन दिखाता है कि कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आ रहा है सर्च करने से, फिफ्थ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, एक्सेट्रा। पब्लिशिंग, मेकिंग योर वेबसाइट और कंटेंट लाइव ऑन द इंटरनेट। पब्लिशिंग क्या करता है? हमारे कंटेंट को लाइव करता है इंटरनेट पे। फिर है क्रॉलिंग, इसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस वेयर सर्च इंजन स्कैन वेब पेजेस टू कलेक्ट डेटा। तो ये एक प्रोसेस है
जहां सर्च इंजन स्कैन करते हैं वेब पेजेस को डेटा कलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट इज sorting, arranging items in a particular order not specific to search engine results pages position. Which of the following types of memory is typically used as the main memory in a computer system? इनमें से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी के अंतर्गत आती है? आंसर क्या होगा? डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और यू कैन से मेन मेमोरी है। ये वोलाटाइल नेचर की होती है, इसमें जो भी डेटा होता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तभी तक रहता है। रोम नॉन वोलाटाइल है। फ्लैश मेमोरी, ये सभी, इन सभी को नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत रखा जाएगा, मेन मेमोरी में कंसीडर नहीं किया जाता है, मेन मेमोरी में कंसीडर डी को किया जाएगा। Which generation of computers introduced parallel processing and superconductors? कंप्यूटर की किस जनरेशन ने पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स की स्टार्टिंग की थी? तो आंसर होगा डी, 5th जनरेशन। In MS Paint, the options such as select, crop, resize and rotate are found in which bar? MS Paint को आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, मे बी स्टार्टिंग के डेज में जब आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था। तो आपको बताना है कि MS Paint में आपको सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट ये सारे विकल्प कहाँ पे मिलते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, इमेज। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो ये है MS Paint सॉफ्टवेयर। MS Paint सॉफ्टवेयर के होम टैब में हमें यहाँ पे इमेज का मेन्यू दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेट, रिसाइज, क्रॉप एंड सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। Which shortcut key is used to exit from the slide show? अगर हमें स्लाइड शो से बाहर निकलना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर इज सी, एस्केप की। 500 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB? तो 500 MB में कितने KB होते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं। बी होगा 5 लाख KB। अब इसे हमने कैसे कैलकुलेट किया है ध्यान से देखिएगा। टू कन्वर्ट MB टू KB, अगर हमें मेगाबाइट्स को किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 MB। तो 1 MB इक्वल टू कितना होता है? 1024 KB बाइनरी सिस्टम में। तो हमने लिखा 500 क्योंकि हमें 500 MB को KB में कन्वर्ट करना है, और 1 KB कितना होता है? 1024। इसे जब हमने रिजल्ट निकाला तो ये आया 5,12,000। तो कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो फिर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन हमने 1 MB इक्वल टू 1000 KB डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 500 MB इक्वल टू 1 KB कितना होता है? 1000। तो रिजल्ट कितना आया? 5 लाख। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ कोड दैट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड? डेटा को ऐसे कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसे आसानी से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है? आंसर इज ए, एन्क्रिप्शन। ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। चलिए इन सभी टर्म्स का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एन्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। ये एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। हम डेटा को ऐसे फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि उसे कोई भी रीड ना कर सके, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। फिर है डिस्क्रिप्शन। डिक्रिप्शन में देखिए कन्वर्ट्स इनक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू रीडेबल फॉर्म, यानी कि जो डेटा को हमने कॉम्प्लेक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया था उसी को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डिक्रिप्शन का यूज होता है। फिर देखिए कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या करता है? रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटा। डेटा के साइज को रिड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल जिप फाइल्स। डीकम्प्रेशन क्या होता है? रिस्टोर्स कंप्रेस्ड डेटा टू इट्स ओरिजिनल साइज।
जिस डेटा का आपने साइज रिड्यूस किया था कंप्रेशन की मदद से, डीकंप्रेशन से उसी साइज को हम क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में कर देते हैं। जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब हमने टेक्स्ट को बोल्ड तो कर दिया, अब बोल्ड से हटाना है तो क्या करेंगे, अनबोल्ड करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन दिया गया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एज किसका एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।